आज हम संस्कृत मस्ती चैनल पर केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो केमिस्ट्री का लेसन 1 है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। लेसन 1 का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसका आज हम क्लास 10th का जो है केमिस्ट्री स्टार्ट किए हैं, उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के। तो ये अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के प्रश्न संख्या 1। वन है, रासायनिक अभिक्रिया से क्या समझते हैं। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया से क्या समझते हैं। तो कुछ नहीं, उत्तर लिखिएगा। जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है या करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन को मिला दिए तो एक नया पदार्थ बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। C+O2 = CO2। देखिए CaCO3 ये क्या है, अकेले ही है, खुद अकेले है। और इसको जब गर्म करने पर इसको करेंगे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को गर्म करने पर, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में CO2 गैस का निर्माण होता है। तो ये प्रश्न संख्या 1 रासायनिक अभिक्रिया से क्या समझते हैं। तो जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके, क्रिया या अभिक्रिया दोनों सेम बात होती है, तो अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब 2 नंबर देखिएगा। कह रहा है अभिकारक तथा उत्पाद को प्रतिफल भी कहा जाता है। अभिकारक और उत्पाद से क्या समझते हैं। तो पहले जानेंगे अभिकारक क्या है, उसके बाद जानेंगे उत्पाद। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक तथा रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों को उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। मतलब जो भाग लिया शुरू में उसको हम अभिकारक कहेंगे, और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ का निर्माण हुआ उसे उत्पाद या प्रतिफल कहेंगे। जैसे देखिए ये C+O2 ये उत्पाद हो गया। ये C+O2 अभिकारक और प्रतिफल है ना। तो ये C+O2 जो है अभिकारक है, और CO2 जो बना है ये CO2 प्रतिफल है। तो C+O2 जो है अभिकारक और CO2 प्रतिफल। को अभिक्रिया में भाग लिया है, ये अभिक्रिया के फलस्वरूप CO2 का निर्माण हुआ है। तो जो फलस्वरूप निर्माण होता है उसे प्रतिफल कहते हैं, और जो भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं।
तो नोट में एक पॉइंट लिखा हुआ है, आइए जान लेते हैं। अभिकारक को तीर के निशान के पहले और प्रतिफल को तीर के निशान के बाद लिखा जाता है। ये हमेशा यही नियम होता है, तीर के पहले अभिकारक को और तीर के बाद प्रतिफल को लिखा जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक तथा रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थों को उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसे अभिकारक, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों को प्रतिफल कहते हैं। तीन नंबर, रासायनिक समीकरण से क्या समझते हैं। पहले पढ़े हम लोग रासायनिक अभिक्रिया, उसके बाद अभिकारक और प्रतिफल पढ़े। अब 3 नंबर में पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण। तो जब रासायनिक अभिक्रियाओं को संकेतों या सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जब रासायनिक अभिक्रियाओं को संकेतों या सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड, ये शब्द समीकरण हुआ। और C+O2 CO2 जो हुआ रासायनिक समीकरण हुआ। मतलब इसको संकेत या सूत्र के माध्यम से व्यक्त किया गया है। उसी को रासायनिक समीकरण, मतलब कि जब रासायनिक अभिक्रिया को संकेत या सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। 4 नंबर, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। जैसे हम लोग रासायनिक समीकरण पढ़े हैं तो इसका कुछ प्रकार होगा ना, वही जानेंगे रासायनिक समीकरण कितने प्रकार होते हैं। तो रासायनिक समीकरण के 2 प्रकार होते हैं। तो पहला प्रकार का नाम है असंतुलित या कंकाली रासायनिक समीकरण। असंतुलित या कंकाली रासायनिक समीकरण। और दूसरा का नाम है संतुलित रासायनिक समीकरण। तभी इस दोनों जो प्रकार है रासायनिक समीकरण के, आइए जानते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण जो है, जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों तथा उत्पाद में विभिन्न तत्वों की परमाणु की संख्या, अभिकारकों तथा उत्पाद में विभिन्न तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है तो उसे असंतुलित या कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब कि अभिकारक को हम LHS कह सकते हैं और उत्पाद को RHS कह सकते हैं। तो कह रहा है कि जब दोनों की परमाणुओं की संख्या जो है समान नहीं होती है उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए Mg+O2 MgO, यहाँ पर देखिएगा तो O2 की संख्या, O2 यानी ऑक्सीजन 2 गो हैं O2, और मैग्नीशियम 1 गो। लेकिन इसमें देखिएगा तो मैग्नीशियम 1, ये तो सही है, मैग्नीशियम 1 है उधर भी इधर भी, लेकिन O इधर 1 है, इधर O 2 गो है। तो इसलिए ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। तो इसका संतुलित करने के लिए हम सिखाएंगे प्रश्न संख्या 8 में। तो बने रहे हमारा वीडियो पर। अब देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण। जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों तथा उत्पाद में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे 2Mg+O2 2MgO, ये हो गया ऊपर वाला समीकरण उतार दिए।
अब इसको संतुलित करने के लिए दोनों तरफ बैलेंस करना पड़ता है। जैसे इसके आगे हम 2 लगा दिए तो 2 गो मैग्नीशियम और 2 गो ऑक्सीजन हो गया। इधर 2 गो ऑक्सीजन है तो 2 गो मैग्नीशियम करना है तो इधर मैग्नीशियम का 2 लगा देंगे तो हो गया M2Mg प्लस O2 2MgO। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। मतलब इसका हिंदी में यही पढ़ा जाएगा कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण बताया और उसका समीकरण कैसे संतुलित किया जाता है। प्रश्न संख्या 8 में 15 से 20 प्रश्न बताएंगे संतुलित करने के लिए। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 5, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। जैसे हम संतुलित किए तो आखिर क्यों किया जाता है संतुलित, वही प्रश्न संख्या 5 में हम जानेंगे। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन होता है। कोई भी रासायनिक समीकरण में जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता था कि ऊर्जा का न ही निर्माण होता है और न ही ह्रास होता है, बस ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जाता है। वही था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो वही कह रहा है कि किसी भी रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन होता है, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। जैसे हम बताएं ना, LHS और RHS दोनों बराबर होने चाहिए। अतः द्रव्यमान संरक्षण के नियम के पालन के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। अगर 1 नंबर में आएगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है तो सीधा लिखिएगा द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। अगर 2 नंबर में आएगा तो ये जितना बात हम लिखे हुए हैं उतना आप लिख दीजिएगा। कुछ एकदम आसान शब्द में लिखा हुआ है, आपकी भाषा में आराम से लिखा जाएगा। चलिए अब 6 नंबर देखते हैं। संयोजन अभिक्रिया से क्या समझते हैं। हम लोग रासायनिक अभिक्रिया पढ़े, रासायनिक समीकरण पढ़े, अब जानते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए संयोग यानी जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन यानी होता है जोड़ या जुड़कर। तो जब 2 पदार्थ के ले लिए, वो कार्बन ले लिए, वो ऑक्सीजन ले लिए, ये दोनों मिलेगा तो एक नया पदार्थ का निर्माण होगा, जिसे कहेंगे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो जब कार्बन के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। तो ये संयोजन अभिक्रिया कि जब 2 या 2 से अधिक मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और देखिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करेगा और इसको हम संतुलित कर लेंगे। कैसे, मैग्नीशियम ऑक्सीजन यहाँ 2 गो है तो इधर 2 लगा दिए 2 आगे में। जब भी लगता है कोई भी आपको लगाना होगा तो उससे बॉन्ड में नहीं लगाइए, इसके आगे लगाया जाता है।
तो आगे 2 लगा दिया, इधर भी आगे 2 लगा दिया, संतुलित हो गया। अब 7 नंबर देखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो पहले संतुलित है, C1 O2 तो O2। वियोजन, संयोजन पढ़े हैं, अब वियोजन जानेंगे। वियोजन को अपघटन भी कहते हैं। तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया से क्या समझते हैं? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया से क्या समझते हैं? जब एक पदार्थ टूटकर, जो संयोजन में हम बताए थे कि जुड़ता है, यहाँ पर संयोग होता है, और वियोजन में क्या होगा कि टूटकर 2 पदार्थ का निर्माण होगा, ठीक उसके उल्टा। तो जब एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। हो गया। जब एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको जब हम गर्म करेंगे तो CaO प्लस CO2 का निर्माण होगा। अब गर्म करने का सिंबल होता है त्रिभुज। त्रिभुज बना दिए हो जाएगा कि गर्म कर रहे हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। अब संतुलित कर लेंगे हम लोग। ये देखिए, इधर 2 ऑक्सीजन, इधर 1 ऑक्सीजन, तो 3 ऑक्सीजन है, तो इधर भी 3 ऑक्सीजन, ठीक है। 1 कार्बन है तो 1 कार्बन है, 1 कैल्शियम है तो 1 कैल्शियम है, मतलब ये पहले संतुलित है। इसको संतुलित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अब 8 नंबर प्रश्न देखिए, आ गया। संतुलित कर रहे हैं। टोटल प्रश्न की संख्या 15 से 20 है संतुलित करने के लिए। तो पहला नंबर प्रश्न है, Mg+O2 यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को संयोग से क्या बनता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। इधर मैग्नीशियम 1 गो है, इधर ऑक्सीजन 2 गो है। इधर देखिए ऑक्सीजन 1 गो है, तो इसके आगे 2 लगाएंगे ना, तो यहाँ देखिए 2 लगा दिए, 2 मैग्नीशियम हो गया, 2 ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन 2 गो तो ठीक है, मैग्नीशियम को भी 2 करना पड़ेगा, इधर मैग्नीशियम का आगे 2 लगा दिए। ये था अनुमान विधि द्वारा। कौन विधि है? ये अनुमान विधि है। और एक होता है बीज गणितीय विधि। तो इससे बनाइएगा ना तो बहुत लंबा जाता है। तो आइए जानते हैं बीज गणितीय विधि द्वारा किस प्रकार संतुलित करेंगे। जैसे कोई ऐसा हुआ होता है ना कि जो नहीं अच्छा से बनता है, तो उसको बीज गणितीय विधि द्वारा हम बना सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। तो मैग्नीशियम को हम A मान लेंगे, ऑक्सीजन को B मान लेंगे और MgO को C मान लेंगे। तब देखिए, मैग्नीशियम में से A घटाएंगे तो C प्राप्त होगा, ऑक्सीजन में से 2B घटाएंगे तो C प्राप्त होगा, और B बराबर C/2। यहाँ से 2B बराबर C है तो B बराबर C/2। इधर माइनस में 2 तो इधर जाकर प्लस हो जाता है। तो ABC का जो रेशियो आएगा, C आया, इधर C का C आया, और B का आया C/2, और तो C यानी 1, और इधर C यानी 1, और C/2 यानी 1/2। नंबर निकाले हम लोग इसमें से।
तब इसको ठीक कीजिएगा तो देखिए बता देते हैं किस प्रकार से होता है। 1 है रेशियो 1/2 रेशियो 1, यही है ना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि जो खाली जगह है ना इधर दोनों, तो इधर भी हम नीचे वाली जो संख्या लिखी हुई है 2, वही चीज़ उधर उधर भी भर देते हैं। तो ये इससे गुना ले लेगा और ये इसको ले लेगा, इधर हो जाएगा 2 में इधर से तो 2 और ऊपर बचा 1 और ये 2 उधर गया 2, जिस पर 2:1 का रेशियो आया। तो मैग्नीशियम के आगे 2 लगाना है, ऑक्सीजन के आगे 1 लगाना है, और इधर मैग्नीशियम ऑक्साइड के आगे 2 लगाना है। तो ये बीज गणितीय विधि थोड़ा भारी लगता है, हार्ड लगता है, वही अनुमानिक विधि द्वारा बहुत जल्द बना सकते हैं। तो आइए अगले प्रश्न देखेंगे। सारा प्रश्न अनुमानिक विधि द्वारा हम समझाए हैं एकदम आसान भाषा में। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। नाइट्रोजन N2 प्लस हाइड्रोजन H2, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके NH3 अमोनिया का निर्माण करते हैं। तो देखिए यहाँ पर N 1 है और हाइड्रोजन की संख्या 3 है, इधर हाइड्रोजन की संख्या देखिए तो 2 है। तो 2 और 3 कहाँ बराबर होता है, तो 6 पर बराबर हो जाएगा। तो 6 पर बराबर हो जाएगा, तो इधर 3 से अगर गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 को इधर हाइड्रोजन हो गया, और इधर हम 3 को हाइड्रोजन है तो 2 से गुना करेंगे तो 6 को हाइड्रोजन हो जाएगा। तो हाइड्रोजन का बराबर हो गया। अब नाइट्रोजन को देखेंगे, तो नाइट्रोजन के आगे 2 लग गया है तो इधर 2 नाइट्रोजन हो गया। और इधर देखते हैं LHS की तरफ, तो इधर भी N2 यानी 2 नाइट्रोजन है। चलिए हमारा समीकरण संतुलित हो गया अनुमानिक विधि द्वारा। 3 नंबर F यानी लोहा, फेरिक फेरस कहते हैं या फेरिक देखा। तो लोहा जल के साथ H2O यानी जल, तो लोहा जल के साथ अभिक्रिया करके Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं, H2 यानी हाइड्रोजन। तो इसको हम संतुलित करेंगे। तो देखिए इधर Fe3 है यानी लोहा 3 गो, तो इधर Fe की संख्या 1 है, तो इधर हम 3 करेंगे ना, तो ये 3 आगे लगा दिया Fe3 ये हो गया। अब O4 है, इधर देख रहे हैं H2O में O एक ही है, तो इसको 4 बनाने के लिए उसके उस समीकरण के आगे हम 4 लगाएंगे तब ना ऑक्सीजन 4 गो होगा। और 4 लगा दिए, तो 4 लगा दिए तो हाइड्रोजन 8 गो हो गया। इधर हाइड्रोजन संख्या 2 है, तो 2 को 8 बनाने के लिए हम 4 से गुना कर देंगे, तो इधर भी हाइड्रोजन के आगे हम लोग 4 लगा दिए। तो ये हमारा समीकरण बन गया 3Fe प्लस 4H2O। अभिक्रिया करके Fe3O4 प्लस 4H2O का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार हम लोग संतुलित कर सकते हैं। अब 4 नंबर देखिए, कुछ प्रश्न को आप लोग भी संतुलित करिएगा जिससे कि अभ्यास हो जाएगा। संतुलित करने के लिए 2 या 3 प्रश्न बिहार बोर्ड के एग्जाम में आते रहते हैं। के यानी होता है पोटेशियम। पोटेशियम जल से अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड OH प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं, तो इसको संतुलित करते हैं।
तो देखते हैं कि इधर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यानी 3 गो हाइड्रोजन है ना ऐसा। और इधर देख रहे हैं 2 ही हाइड्रोजन है, तो इधर हम 2 लगा दे रहे हैं, तो 4 गो हाइड्रोजन और 2 गो ऑक्सीजन हो जाएगा। और इसके आगे हम 2 लगा देंगे इस समीकरण के आगे, तो इधर भी हमारा 2 गो हाइड्रोजन और 2 गो ऑक्सीजन हो जाएगा, 2 गो पोटेशियम। तो पोटेशियम को 2 बनाने के लिए इधर 2 से 2 लगा देंगे। तो देखिए हमारा संतुलित हो गया कि इधर 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन और 2 गो ऑक्सीजन और 2 गो पोटासियम। तो 2 पोटेशियम प्लस 2 जल अभिक्रिया करके 2 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन का निर्माण करते H2। अब 5 नंबर, आप लोग इसे जरूर उतारे कॉपी में। Na यानी सोडियम होता है, Na सोडियम। तो सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 का निर्माण करते हैं। तो देख रहे हैं इधर 3 गो हाइड्रोजन है, 2 गो यहाँ पर, 1 गो यहाँ पर, 3 हाइड्रोजन। इधर देखें तो 2 हाइड्रोजन है, तो इसको हम 4 का टीम लेंगे। तो इधर 2 हाइड्रोजन ठीक है, इधर 2 आगे लगा देंगे तो 2 को हाइड्रोजन हो जाएगा, 2 को ऑक्सीजन हो जाएगा। इधर 2 आगे लगा दिए तो 4 को हाइड्रोजन और 2 को ऑक्सीजन। इधर तो ये बराबर हो गया। अब सोडियम पर देखेंगे, तो सोडियम इधर 2 गो है, इधर 1 ही गो है, तो इधर 2 लगा दिए तो 2 गो सोडियम भी हो गया। तो इस प्रकार हम लोग संतुलित करते हैं, एकदम LHS और RHS दोनों एकदम बराबर कर देते हैं, जिससे द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन हो जाता है। संतुलित करने का यही मुख्य उद्देश्य है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन हो। 6 नंबर, Zn जिंक कहते हैं, Zn को जिंक AgNO3, AgNO3, Ag होता है सिल्वर, सिल्वर नाइट्रेट इसको पढ़ते हैं। तो जिंक सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करके जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर का निर्माण करते हैं। और Au होता है, Au सोना। तब इसको हम लोग संतुलित करेंगे तो देखिए कैसे होगा। Zn की संख्या 1 और NO3 की संख्या 2 है। NO3 की संख्या 2 है, तो इधर 2 लगा देंगे तो 2 गो NO3 हो जाएगा और 2 गो Ag हो जाएगा। Ag के आगे भी 2 लगा दिए। और Zn की संख्या 1 है, इधर 1 है, संतुलित हो गया। बहुत आसान होता है अनुमानिक विधि द्वारा संतुलित करना। बीजगणितीय विधि द्वारा बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा, उसके बाद आपका रेशियो में मान आएगा, उस मान को आप लोग पुट कीजिएगा तब होगा। अनुमानिक विधि द्वारा इसी प्रकार बनाया जा सकता है। चलिए अब 7 नंबर प्रश्न देखेंगे। Al यानी एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम कॉपर क्लोराइड, C होता है कॉपर, कॉपर क्लोराइड से अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर का निर्माण करते हैं। तो एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। इधर देखिए क्लोराइड की 2 है, इधर क्लोराइड 3 है, तो 3 2 कहाँ बराबर होगा, तो 6 पर। और पहले कहीं बराबर नहीं होता है 3 और 2। तो जब 6 पर बराबर होगा, ऐसा 3 गो है, तो इसके आगे 2 लगाएंगे तब ना 6 गो होगा। तो 6 गो क्लोराइड यानी Cl,
और 2 गो एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम इधर 2 करना पड़ेगा, ये दोनों हो गया। और 6 गो इधर, तो 2 गो है तो इधर 3 लगा दिया तो 6 हो गया। और 3 गो कॉपर, तो इधर कॉपर का आएगा 3 लगा दिया, हो गया संतुलित। इसी प्रकार संतुलित होता है। चलिए 8 नंबर देखेंगे, कुछ अपने आप लोग अपने से खुद से बनाइएगा तो समझ में ज़्यादा आएगा। BaCl2 बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट SO4, बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट से अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। तो देखिए यहाँ पोटेशियम की संख्या 2 है, इधर पोटेशियम संख्या 1, आगे 2 लगाएंगे तब ना होगा, तो 2 लगा दिया तो पोटेशियम 2 और क्लोराइड भी 2, तो इधर 2 को क्लोराइड भी है, ठीक है। अब बेरियम की बात करें तो बेरियम 1 है, इधर भी 1 है, ठीक है। सल्फेट की बात करें इधर SO4 1 है, SO4 1 है। चलिए संतुलित हो गया। अब 9 नंबर Na सोडियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो सोडियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो ऑक्सीजन की संख्या इधर 2, इधर ऑक्सीजन संख्या 1, तो 2 लगाएंगे, सोडियम की संख्या 4, सोडियम का आगे 4 लगाएंगे, संतुलित हो गया। ये सब अनुमानिक विधि द्वारा हो रहा है। अनुमानिक विधि 10 नंबर एल्यूमिनियम हाइड्रोजन सल्फेट से अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं। आइए देखते हैं कैसे संतुलित होगा। यहाँ सल्फेट की संख्या 3, यहाँ सल्फेट की संख्या 1, तो 3 लगाएंगे तब ना होगा, 3 लगा देते, हाइड्रोजन की संख्या 6 हो गया, यहाँ 2 तिहाई 6 इसे गुणा हो जाता है, हाइड्रोजन 6 हो गया, तो इधर हाइड्रोजन 2 गो है, 3 लगा दिए, संतुलित। और देखिए एल्युमिनियम 2 और यहाँ एल्युमिनियम 1, तो इसके आगे 2 लगा दिए, संतुलित हमारा समीकरण हो गया। संतुलित क्यों किया जाता है? तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। तो हम इस चैप्टर का ही नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण पढ़ेंगे और उसको संतुलित करना सीखेंगे। चलिए तो 10 नंबर हो गया, अब 11 नंबर देखेंगे हम। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जल का निर्माण करते हैं H2O। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 1, इधर 2, दोनों संतुलित करेंगे तो इधर 2 लगा देंगे इसके आगे, तो 4 गो हाइड्रोजन 2 गो ऑक्सीजन, 2 गो ऑक्सीजन सही है, 2H2O, तो 2 गो हाइड्रोजन भी हो गया। इस समीकरण में घटाना नहीं है, कुछ और ऐड कर करके बढ़ाना है, और LHS RHS को सेम कर देना है। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड आयोडीन से अभिक्रिया करके, आई को कहते हैं आयोडीन, हाइड्रोजन आयोडाइड प्लस सल्फेट का निर्माण होता है सल्फाइड, तो H2S और आयोडीन 2I आई इधर 2 गो है तो 2 लगाएंगे तब ना होगा, 2 गो आई और H 2 गो है इधर 2 लग गया, सही है, S1 सही है, संतुलित हो गया। 13 नंबर MnO2 प्लस HCl अभिक्रिया करके MnCl
Cl2 प्लस H2O का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर जो Mn है, Mn को हम लोग मैंगनीज पढ़ते हैं। MnGa मैंगनीज पढ़ते हैं। इसकी परमाणु संख्या 25, यानी आवर्त सारणी में देखिएगा तो 25 नंबर पर मैंगनीज आता है। तो वही कह रहा है मैंगनीज ऑक्साइड O2 यानी ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके मैंगनीज क्लोराइड प्लस Cl2 क्लोरीन हो गया। यहाँ पर मैंगनीज क्लोराइड प्लस क्लोरीन प्लस जल का निर्माण होता है। तो संतुलित करेंगे हम लोग इसको। तो इधर Mn की संख्या 1 और ऑक्सीजन की संख्या 2। इधर ऑक्सीजन संख्या 1 है तो 2 लगा देंगे तो 4 गो हाइड्रोजन हो जाएगा। 4 आगे लगा दिए इधर तो 4 गो हाइड्रोजन, 1 क्लोरीन, 4 गो क्लोरीन हो गया। तो 2 क्लोरीन यहाँ, 2 क्लोरीन यहाँ और Mn1 संतुलित हो गया। इससे आसान भाषा में संतुलित किया जाता है अनुमानिक विधि द्वारा। अभी हम लोग संतुलित करना सीख रहे हैं। NH3 अमोनिया ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल प्लस नाइट्रोजन गैस। तो इधर देखिए हम हाइड्रोजन की संख्या 3, इधर 2, तो 2 और 3 6 पर बराबर होता है। 6 लगा दिए तो 6 दूनी, ऑक्सीजन की संख्या इधर 1 है, इधर 2 है, तो 6 को बराबर होगा ना। तो इधर 3 लगा दिया, 6 ऑक्सीजन, 6 आगे लगा दिए, 12 हो गया हाइड्रोजन। तो 4 लगाएंगे इधर, 12 को और 4 को नाइट्रोजन है, तो इधर 2N2O संतुलित हो गया। दोनों तरफ देखा जाता है कि किधर कितना है, क्या लिखेंगे कि बराबर होगा। पंद्रह नंबर Fe2O3 प्लस Al2O3 प्लस Fe फेरस ऑक्साइड एल्यूमिनियम से अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस लोहा का निर्माण करते हैं। तो Fe2O3 2L2 लगेगा, इधर 2 को है और O3, तो O3 इधर है, ये है। Fe की संख्या इधर 1 था तो 2 कर दिए, इधर 2 को है, संतुलित हो गया। 16 नंबर का HNO3 CaOH के होल ट्वाइस, CaNO3 के NO3 पर होल ट्वाइस है प्लस H2O। इसको दो ऐसे करके ब्रैकेट में करते हैं, उसको होल ट्वाइस, मतलब पावर पर पावर होता है ना, उसको होल ट्वाइस कहते हैं। तो इस पर संतुलित हो जाएगा। तो देखिए इधर हाइड्रोजन की संख्या 2 है और इधर देखेंगे तो 1 हाइड्रोजन यहाँ पर और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, 3 गो हाइड्रोजन हो गया। अब 17 नंबर देखेंगे NaOH प्लस H2SO4 अभिक्रिया करके Na2SO4 प्लस H2O का निर्माण करते हैं। तो इसको भी संतुलित करने के लिए Na इधर देखिए 2 गो हैं, इधर Na 1 गो है, इसके आगे 2 लगाएंगे तब ना OH की संख्या 2 हो जाएगी। 2 लगाने से OH यानी 2 गो ऑक्सीजन और 2 गो हाइड्रोजन। और इधर देखिए
4 गो हो गया हाइड्रोजन और 2 गो ऑक्सीजन। तो 2 गो हाइड्रोजन और चाहिए, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो 4 गो हाइड्रोजन हो गया, 2 गो ऑक्सीजन हो गया। अब SO4 पर चलेंगे तो SO4 इधर, SO4 यहाँ, SO4 और NO2 NO N यहाँ 2 गो हो गया। तो संतुलित हो गया। टोटल 17 प्रश्न संतुलित सिखा दिए, और भी होगा कुछ मॉडल पेपर में, तो संतुलित कर लीजिएगा इसी प्रकार अनुमानिक विधि द्वारा, नहीं तो फिर बीजगणितीय विधि द्वारा। अब 9 नंबर प्रश्न देखेंगे हम। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, विद्युत वियोजन अभिक्रिया एवं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? कह रहा है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, विद्युत वियोजन अभिक्रिया एवं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो आइए जानते हैं उसका आंसर। तो यहाँ ये है ऊष्मीय वियोजन, ये है विद्युत वियोजन और ये है प्रकाश वियोजन। वैश्विक वियोजन अभिक्रिया जो विद्युत ऊष्मा द्वारा होती है, वैश्विक वियोजन अभिक्रिया जो ऊष्मा द्वारा होती है, विद्युत ये काटा हुआ है, वैश्विक वियोजन अभिक्रिया जो ऊष्मा द्वारा होती है, ऊष्मा, उसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, कैल्शियम तो गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 का निर्माण होता है, ये ऊष्मा देता है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया द्वारा, यानी ऊष्मा से यानी गर्म करने पर। अब जानेंगे विद्युत वियोजन अभिक्रिया। वैश्विक वियोजन अभिक्रिया जो विद्युत धारा द्वारा कराई जाती है उसे विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, विद्युत धारा द्वारा होगा। तो जल में विद्युत धारा प्रवाहित करिएगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निर्माण होगा। इसको अब संतुलित कर लेते हैं। जल में 2 गो हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन उसके आगे 2 लगाएंगे तो 2 गो ऑक्सीजन तो हो जाएगा इधर संतुलित, और 4 गो हाइड्रोजन, तो 2 लगाएंगे तो 4 गो हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया। फिर एक और उदाहरण है NaCl, सोडियम क्लोराइड। NaCl का साधारण नाम नमक होता है, नमक जो हम लोग नमक खाते हैं वही है NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो समुद्र में अधिकतम मात्रा में पाया जाता है NaCl। तो इसमें जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो सोडियम अलग अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा। ये क्लोरीन है, और उसी को जब किसी धातु के साथ रहता है तो क्लोराइड काम करता है। तो संतुलित करेंगे 2 लगाकर, 2 गो Na 2 गो क्लोरीन, 2 गो Na 2 गो क्लोरीन, संतुलित हो गया। और प्रकाश वियोजन अभिक्रिया, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रियाओं को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जब सूर्य के प्रकाश उपस्थित रहेगा उस समय जो अभिक्रिया होगा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। AgCl, सिल्वर क्लोराइड, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में Ag अलग और क्लोरीन अलग, और क्लोरीन यहाँ 2 गो है, इधर 1 गो है, तो 2 लगा देंगे तो 2 क्लोरीन 2 गो Ag, संतुलित हो गया। ये है सिल्वर ब्रोमाइड, Br यानी ब्रोमीन होता है, और ऐसे पढ़ेंगे ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर और ब्रोमीन का निर्माण होता है। यहाँ ब्रोमीन 2 है, इधर 1 था तो 2 लगा दिए, और यहाँ सिल्वर 2, इधर 2 गो सिल्वर हो गया, 2 कर दी, इधर भी सिल्वर। LHS और RHS दोनों बराबर हो गया। ये प्रश्न संख्या 9 हम लोग जान लिए। अब 10 नंबर को जानेंगे। ऊष्मा क्षेपित था, ऊष्मा
शोषी अभिक्रिया से क्या समझते हैं? ऊष्माक्षेपी है और ऊष्मा शोषी है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। कार्बन प्लस ऑक्सीजन में CO2 और प्लस में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, और ये ऊष्मा शोषी जो ऊष्मा का ग्रहण करेगा। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण, अवशोषण यानी ग्रहण होता है, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो N2 प्लस O2 नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण होगा। इसमें ऊष्मा आएगा, जाएगा नहीं और आएगा ऊष्मा। आता है तो माइनस में लिखते हैं और जाता है तो प्लस में लिखते हैं। 11 नंबर, विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया से क्या समझते हैं? विस्थापन या एकल विस्थापन, तो जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित, जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसके स्थान पर स्वयं आ जाता है। जैसे देखिए जिंक प्लस H2SO4 ZnSO4 हो जाता है, ये SO4 इस और हाइड्रोजन अलग हो जाता है। मतलब ये जिंक इससे अभिक्रिया जुड़ जाता है और हाइड्रोजन को अलग छोड़ देता है। इसके बाद Fe प्लस CuSO4, तो FeSO4 हो जाएगा और Cu को अलग कर देगा। तो ये था एकल विस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन। अब द्विव विस्थापन या उभय विस्थापन। द्विव विस्थापन को उभय विस्थापन और विस्थापन को एकल विस्थापन। जब दो यौगिक अपने मूलकों की अदला बदली करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसे उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जब दो यौगिक अपने मूलकों की अदला बदली कर लेंगे मूलकों की, तो उससे नए यौगिक का निर्माण जो होगा उसे उभय विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। Na2SO4 बेरियम क्लोराइड BaCl2, तो ये अपने मूलक की अदला बदली करेंगे। ये SO4 को इसको दे देगा और Cl को ये ले लेगा, तो NaCl इसके आगे 2 लग जाएगा, BaSO4। इसी प्रकार AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड से अभिक्रिया करते हैं तो AgCl सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट का निर्माण होता है। ये अपने जब दो यौगिक अपने मूलकों की अदला बदली करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसे उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये देखिए दो को अदला बदली करके और दो नया यौगिक का भी निर्माण करता है। तो ये 12 नंबर प्रश्न हो गए। अब 13 नंबर प्रश्न देखेंगे हम। अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया से क्या समझते हैं? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में कह रहा है सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को सोडियम क्लोराइड के विलयन में मिलाने पर सिल्वर क्लोराइड का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को सोडियम क्लोराइड के विलयन में मिलाने पर सिल्वर क्लोराइड का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। देखिए AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट NaCl सोडियम क्लोराइड के साथ जब मिलाते हैं तो AgCl प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट और किसका सिल्वर क्लोराइड का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। देखिए NaCl का श्वेत अवक्षेप सिल्वर क्लोराइड।
ये 14 नंबर प्रश्न है। तो राइटिंग मिस्टेक हो गया है। उदासीन करण अभिक्रिया, उदासीकरण अभिक्रिया से क्या समझते हैं? उदासीकरण अभिक्रिया तो अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं, जिसे उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, जिसे उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये अम्ल हो गया। NaOH सोडियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड क्षार हो गया। NaCl लवण, NaCl लवण है, साल्ट जिसको हम बोलते हैं। और H2O जल। यही कहा है कि अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं, जिसे उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये 14वां प्रश्न। इस बार तक थोड़ा ठीक हो गया, इसको भी हम लोग मान ली जाता है। 15 नंबर ये हो गया। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण को उपचयन के नाम से भी जानते हैं तथा अवकरण या अपचयन। यहाँ पर थोड़ा भुलवाता है बिहार बोर्ड, तथा इसको ध्यान पर रखिए कि इसको ऑक्सीकरण को उपचयन और अवकरण को अपचयन अभिक्रिया से क्या समझते हैं। तो ऑक्सीजन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है अथवा हाइड्रोजन का ह्रास होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है तथा अथवा हाइड्रोजन का ह्रास होता है। ऑक्सीजन का संयोग होगा, हाइड्रोजन का ह्रास होगा। तो O2 का संयोग का एक उदाहरण देखते हैं, तो C+O2, कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कार्बन ऑक्सीजन से संयोग कर रहे हैं, यानी कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। H2 का ह्रास देखते हैं, तो H2S + Cl2 अभिक्रिया करके HCl + S का निर्माण होगा। तो यहाँ पर H2S का ऑक्सीकरण हो रहा है। इसमें ह्रास होता है हाइड्रोजन में। ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गया। अब अवकरण अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग अथवा ऑक्सीजन का ह्रास होता है। देखिए इसमें हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा था, तो इसमें हाइड्रोजन का संयोग होगा और इसमें ऑक्सीजन का ह्रास होगा। तो H2 का संयोग देखिए, H2 + Cl2 अभिक्रिया करके 2HCl का, तो Cl2 का अवकरण, O2 का ह्रास, तो CuO + H2 अभिक्रिया करके Cu + H2O, CuO कॉपर ऑक्साइड का अवकरण। तो ये ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया था। ऑक्सीकरण अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है। और अवकरण में क्या होगा कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग होता है अथवा ऑक्सीजन का ह्रास होता है। दोनों एक दूसरे का विपरीत हैं। अब 15 नंबर प्रश्न, ऑक्सीकरण अवकरण, अवकरण को रेडॉक्स कहते हैं। तो ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया से क्या समझते हैं? ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण एवं अवकरण की क्रिया सदैव साथ साथ होती है, जिसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण एवं अवकरण की क्रिया सदैव साथ साथ होती है, जिसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो CuO + H2, Cu + H2O का निर्माण हो रहा है। सही है। H2O का ऑक्सीकरण और O2 का संयोग।
फिर दूसरा का उदाहरण है PbO, लेड आयोडाइड। लेड ऑक्साइड है PbO, लेड ऑक्साइड। कार्बन से विक्रिया करके लेड प्लस सी कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो इस CO2 में जो है ऑक्सीजन का संयोग होगा और यहाँ O2 का ह्रास हो रहा है। मतलब यहाँ से O हट जा रहा है और यहाँ पर हट जा रहा है तो ह्रास हो रहा है। यही होता है ह्रास और संयोग। सोलह नंबर प्रश्न है, संक्षारण क्या है? संक्षारण तो उत्तर होगा, जब कोई धातु अपने आसपास के नमी, आर्द्रता या अम्ल के संपर्क में आती है तो वे संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जब कोई धातु अपने आसपास के नमी, जो बरसात का जब दिन आता है ना तो वायु में नमी हो जाता है। जब कोई धातु अपने आसपास के नमी, आर्द्रता या अम्ल के संपर्क में आता है तो वे संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। धातु में जैसे आप बाहर में जैसे घर बनाने में छड़ लाते हैं, बाहर में छोड़ देते हैं, वर्षा पड़ता है, भीग जाता है, उसमें बाहरी आर्द्रता, नमी और कोई अम्ल का साथ संपर्क में आ जाता है और छड़ पर रखिएगा तो जंग लगने लगता है, वही होता है संक्षारण। जब कोई धातु अपने आसपास के नमी, आर्द्रता या अम्ल के संपर्क में आता है तो वे संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। चलिए अब 17 नंबर प्रश्न देखेंगे। टोटल 21 प्रश्न है। विकृत गंधिता से क्या समझते हैं? विकृत गंधिता से क्या समझते हैं? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। विकृत गंधिता, ये साइंस में हमेशा ये क्वेश्चन आता है, फिजिक्स का 2 नंबर में ये जरूर आता है। विकृत गंधिता तो तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक, तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक खुली वायु में छोड़ देने पर, जैसे कोई चीज़ तेल में बनाए हैं या वसा उसमें युक्त है, यानी वसा किसे कहते हैं? तेल या कुछ तेल जैसे पदार्थों से बना होता है। तो जो होता है तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ खाने योग्य और अधिक समय तक आप खुली वायु में छोड़ दीजिएगा। ऐसे ही तो ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण की क्रिया के कारण अरुचिकर गंध एवं स्वाद का उत्पन्न होना विकृत गंधिता कहलाता है। जब आप खुला वायु में छोड़ दीजिएगा तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कर लेगा ऑक्सीजन से, और ऑक्सीकरण की क्रिया के कारण वह अरुचिकर मतलब खाने योग्य नहीं रह जाएगा और गंध और स्वाद का उत्पन्न होता है। गंध खराब लगेगा, स्वाद खराब लगेगा, उत्पन्न होता है, उसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। तो आइए जानते हैं, विकृत गंधिता से खाद्य पदार्थों को बचाने के लिए, उसको बचाना है, बचाने के लिए रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज, जो फ्रिज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं विकृत गंधिता से बचाने के लिए, जल्दी खराब ना हो इसलिए हम लोग फ्रिज में रख देते हैं। तब विकृत गंधिता से खाद्य पदार्थ को बचाने के लिए रेफ्रिजरेटर तथा वायुरोधी बर्तन का प्रयोग किया जाता है। वायुरोधी बर्तन का प्रयोग किया जाता है जिसमें वायु समाये नहीं अंदर। कभी कभी खाद्य पदार्थ विकृत गंधिता से बचाने के लिए प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ BHA और BHT, ये ऑक्सीकारक पदार्थ हैं, का प्रयोग किया जाता है। मतलब खाद्य पदार्थ में इसको डाल दीजिएगा तो ये विकृत गंधिता से बचाएगा आपके खाद्य पदार्थ को, BHA और BHT। और अच्छे से जानना है तो गूगल पर आप लोग इसको सर्च कर सकते हैं, BHA और BHT क्या है।
अब 17 नंबर प्रश्न हो गया। अब 18 नंबर प्रश्न को देखेंगे। चलिए, ये 18 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इम्पोर्टेंट कह रहा है 18 नंबर, चिप्स की थैली को, जो लोग मार्केट से जो चिप्स की थैली खरीदते हैं, चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गया, हल्दीराम का भुजिया हो गया, ये सभी जो खरीदते हैं, तो वह चिप्स की थैली को नाइट्रोजन से युक्त किया जाता है। क्यों? तो उसमें जो गैस भरी रहती है, फूला हुआ जो रहता है, तो उसमें नाइट्रोजन गैस क्यों भरा रहता है? उसमें नाइट्रोजन गैस भरा रहता है, ताकि क्यों भरा रहता है वही हम 18 नंबर प्रश्न को जानेंगे। तो नाइट्रोजन बहुत ही कम क्रियाशील गैस है, मतलब ये बहुत कम क्रिया कोई चीज़ से अभिक्रिया करता है। जैसे हम लोग खाद्य पदार्थ को जब खुली वायु में छोड़ देते हैं तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके विकृत गंधीयता का निर्माण कर देता है, खराब हो जाता है। तो उसी प्रकार ऑक्सीजन भर देंगे हम चिप्स में तो चिप्स खराब हो जाएगा, इसलिए उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, क्योंकि वह कम क्रियाशील गैस है। नाइट्रोजन बहुत ही कम क्रियाशील गैस है। चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भर देने पर चिप्स का ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है और उसका स्वाद काफ़ी दिनों तक खराब नहीं होता है। यही मेन कारण है कि चिप्स की थैली को नाइट्रोजन से युक्त किया जाता है। अब 20 नंबर प्रश्न, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? जब वायु में हम लोग मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो उसे जलाने से पहले साफ किया जाता है। क्यों? तो मैग्नीशियम वायु के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपने ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना लेती है या लेता है, जिसके कारण इसे जलने में कठिनाई होती है। अतः इसे जलाने से पूर्व रेगमाल या सलेस कागज जो कहते हैं, इसे रगड़ा जाता है ना, रगड़ने लगता, तो उसे रेगमाल भी कहते हैं साइंस भाषा में। तो इसे जलाने से पूर्व पहले रेगमाल यानी सलेस कागज से साफ किया जाता है मैग्नीशियम रिबन को। तो मैग्नीशियम वायु के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपने ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना लेती है। वायु से जब अभिक्रिया करता है मैग्नीशियम रिबन, तो अपने ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना लेती है, जिसके कारण इसे जलने में कठिनाई होती है। अतः इसे जलाने से पूर्व रेगमाल यानी सलेस कागज से साफ किया जाता है। 21 नंबर देखेंगे हम। 21 नंबर प्रश्न हम लोगों का लास्ट प्रश्न है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे हम। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग बदल जाता है। क्यों? जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में, कॉपर सल्फेट का सूत्र जो होता है CuSO4, जब लोहे के कील, कौन लोहा का कील रहेगा, उसको कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो विलयन का रंग बदल जाता है। तो उत्तर, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे के कील को डाला जाता है तो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है तथा हरे रंग का फेरस सल्फेट बनाता है, जिससे विलयन का रंग हरा हो जाता है। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील को डाला जाता है तो लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है तथा हरे रंग का फेरस सल्फेट बनाता है, जिससे विलयन का रंग
हरा हो जाता है। तो Fe हो गया कॉप लोहा, कॉप कील, लोहे के कील को कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है। तो जब इसको डुबोया जाता है कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहा को, तो फेरस सल्फेट जो हरा रंग का कर देता है और कॉपर अलग हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। अब दो फार्मूला ये है, नीला थोथा का फार्मूला पूछेगा तो CuSO4 5H2O, और हरा थोथा का पूछेगा FeSO4 7H2O। समझ गए? नीला थोथा था CuSO4 5H2O और हरा थोथा था FeSO4 7H2O। तो ये टोटल 21 प्रश्न। अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न की ओर। तो ये है हम लोगों का वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अब जानेंगे। जो हम लोग पढ़े थे ना रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसी का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न की संख्या लगभग 50 है और सब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग 21 पर है और 50 वस्तुनिष्ठ। इससे बाहर कभी नहीं आता है। बस इतना जो हम बताएं ना, बस उसका फेर कर ले जाइए और याद कर ले जाइए, इससे बाहर नहीं आता है। तब वस्तुनिष्ठ प्रश्न में 1 नंबर प्रश्न है शोषण कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। जो हम लोग श्वसन लेते सांस का, तो उसमें 6 P, उसमें 6 P श्वसन जो है उसमें 6 P रासायनिक अभिक्रिया है। हम बता दें उसमें 6 P में क्या होता है। आइए फिर से बता देते हैं। ऊष्मा 6 P, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसे ऊष्मा 6 P अभिक्रिया कहते हैं। इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। जब हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो श्वसन का ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है तो उसमें 6 P। मैग्नीशियम के फीते को जलाने पर किस रंग की ज्वाला उत्पन्न होती है। तो श्वेत रंग। बताया ना, मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है तो श्वेत रंग। मैग्नीशियम के फीते का रंग कैसा होता है। तो चांदी की तरह सफेद। कली चूना का सूत्र क्या होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग कली चूना सामान्य नाम में कली चूना के नाम से जानते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड का एगो होता है रासायनिक नाम, एगो सामान्य नाम। तो कैल्शियम ऑक्साइड का को कली चूना के नाम से भी जानते हैं। तो ये टोटल 4 प्रश्न पढ़ लिए हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न के। कली चूना जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कली चूना जल से अभिक्रिया कराइएगा तो बुझा हुआ चूना का निर्माण कर देगा, जो जिससे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं CaOH का होल ट्वाइस। दीवारों पर सफेदी करने के लिए
दीवारों पर सफेदी करने के उपरांत यानी बाद में, दीवारों पर सफेदी करने के उपरांत दीवारों पर चमक क्यों आ जाती है? सफेदी यानी जब पेंट करते हैं दीवार पर तो चमक आ जाती है, क्यों? अब कैल्शियम कार्बोनेट के कारण CaCO3 है, जो बुझा हुआ चूना जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कराने पर कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल का निर्माण होता है। सात नंबर है लेड आयोडाइड PbI2। लेड आयोडाइड रंग का कैसा होता है? लेड आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो पीला। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो श्वेत रंग। सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत रंग। 9 नंबर का रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। वनस्पति द्रव्य जैसे साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना कैसी अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी। भोजन का पाचन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। आंसर भोजन का पचना या भोजन का पचना आ जाएगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न में। कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? तो एकदम वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के धुएं का रंग कैसा होता है? भूरा रंग का होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जब धुएं का रंग देखेगा ना तो भूरा रंग का रहता है। फोटोग्राफी में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? जब हम लोग फोटो खिंचवाने जाते हैं, जो फोटोग्राफी होता है उसमें किस रसायन का प्रयोग होता है? जो कैमरा होता है सिल्वर ब्रोमाइड का। कॉपर सल्फेट CuSO4 का रंग कैसा होता था? नीला। इसे हम लोग नीला थोथा कहते हैं। CuSO4 5H2O। हरा थोथा FeSO4 7H2O। फेरस सल्फेट का रंग कैसा होता है? FeSO4 इसका होता है तो हरा रंग का। कॉपर सल्फेट के विलयन में लौह चूर्ण डालने पर विलयन का रंग कैसा हो जाता है? हरा। ये हम लोग 2-3 प्रश्न पहले हम लोग समीकरण पर बताए थे कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लौह चूर्ण को डाला जाता है या लोहे का कील को डाला जाता है तो उसका रंग हो जाता है तो हरा रंग का हो जाएगा। Fe प्लस CuSO4 अभिक्रिया करके FeSO4 प्लस Cu का किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो एकल विस्थापन। एगो विस्थापन होता है यहाँ पर और ये द्वितीय विस्थापन हो जाए BaCl2 Na2SO4 Ba बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो द्वितीय विस्थापन या वही विस्थापन। 19 नंबर प्रश्न है CO कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से अभिक्रिया करें कॉपर प्लस जल में किसका उपचयन हो रहा है? तो यहाँ हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है। ऊपर दिए गए समीकरण में कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड का अपचयन और हाइड्रोजन का उपचयन। 19 नंबर तक हो गया। अब 20 नंबर देखेंगे।
CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट अभिक्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण और अवकरण की क्रिया साथ साथ होती है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? रेडॉक्स। जो ऑक्सीकरण और अवकरण की क्रिया साथ साथ होती है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का संयोग, हाइड्रोजन का ह्रास किस अभिक्रिया के नाम से आता है? किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का ह्रास किस अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है? तो ऑक्सीकरण या उपचयन। चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है? तो चिप्स की थैली उसमें कौन सी गैस भरी रहती है? नाइट्रोजन गैस। ऐसा क्यों होता है कि नाइट्रोजन बहुत ही कम क्रियाशील गैस है, जिससे चिप्स हमारा खराब नहीं होता है पॉकेट में। और ये ऑक्सीजन भरा रहेगा, तुरंत ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके चिप्स ऑक्सीकृत हो जाएगा और विकृत गंधिता यानी गंध और स्वाद और रुचिकर हो जाएगा। तो ये टोटल 23 प्रश्न। अब 24 प्रश्न को देखेंगे। किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग अथवा ऑक्सीजन का ह्रास किस अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है? अवकरण या उपचयन। अवकरण या अपचयन। देखिए ये आ गया विकृत गंधिता। तेल या वसा युक्त पदार्थों का गंध एवं स्वाद का बदल जाना क्या कहलाता है? तब विकृत गंधिता। विकृत गंधिता से बचाने के लिए खाद्य पदार्थ में क्या मिलाया जाता है? तो प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ BHA और BHT। विकृत गंधिता से खाद्य पदार्थ को बचाने के लिए BHA और BHT पदार्थ को मिलाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 26, विकृत गंधिता से बचाने के लिए खाद्य पदार्थ में क्या मिलाया जाता है? तो प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ BHA BHT। 27 नंबर, संक्षारण का एक उदाहरण दें। तो लोहे पर जंग लगना। हमें पता है संक्षारण किसे कहते हैं? तो किसी पदार्थ कोई वस्तु जो है बाहरी वायु के मतलब कि नमी आर्द्रता से संपर्क में जब आ जाती है तो वह संक्षारित हो जाती है, इसे ही हम लोग संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, बाहर की नमी या आर्द्रता का प्रयोग, आर्द्रता के कारण संक्षारित हो जाती है लोहा, इस कारण से लोहे पर जंग लग जाता है। तो संक्षारण का एक उदाहरण दे तो लोहे पर जंग लगना, ये बहुत बढ़िया उदाहरण है। उस अभिक्रिया का नाम बताइए जिससे दो अभिकारक अपने आयनों की अदला बदली करते हैं। द्विव विस्थापन या उभय विस्थापन। दो की बात करते हैं द्विव, एक बात करते हैं एकल विस्थापन या विस्थापन। खाली एकल विस्थापन या विस्थापन, और द्विव की बात करते हैं द्विव विस्थापन या उभय विस्थापन। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट के टूटने से क्या मिलता है? तो ग्लूकोज। जो कार्बोहाइड्रेट है जटिल पदार्थ होता है, तो इसको टूटता है जब एंजाइम की मदद से टूटता है।
देखिए का तो भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट के टूटने से मिलता है, तब ग्लूकोज मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट एंजाइम के टूटने से, एंजाइम की सहायता से टूटता है कार्बोहाइड्रेट, और टूटने से ग्लूकोज का निर्माण होता है, तो ये ग्लूकोज मिलता है। फैट के टूटने से फैटी एसिड। प्रश्न संख्या 31, लोहे पर लगने वाली जंग की परत किस रंग की होती है? तो उत्तर होगा लाल भूरे रंग की। ऐसी बना संक्षारण के कारण चांदी पर चढ़ने वाली परत का रंग कैसा होता है? चांदी पर परत चढ़ाया जाता है तो काला रंग का होता है। देखिएगा चांदी का जो आभूषण होता है वह काले रंग का हो जाता है संक्षारण के कारण। संक्षारण के बाद तांबे पर चढ़ने वाली परत का रंग कैसा होता है? जब तांबा जब संक्षारित हो जाता है, संक्षारित यानी बाहर की नमी आर्द्रता के संपर्क में आने से संक्षारण हो जाता है। तो जब तांबे पर संक्षारित होता है तो उसका रंग हरे रंग का हो जाएगा तांबा, और वही चांदी पर संक्षारित होगा तो काला रंग का, और लोहा पर संक्षारित होगा तो लाल भूरे रंग का। उपचयन को ऑक्सीकरण भी कहते हैं। तो उपचयन को रोकने के लिए किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? तो प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ BHA BHT। किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है जब मैग्नीशियम तार को वायु में जलाया जाता है? संयोजन अथवा ऑक्सीकरण। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे क्या कहते हैं? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे क्या कहते हैं? तो ऊष्माशोषी। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा का अवशोषण, तो ऊष्माशोषी। ऊष्मा का शोषण करेगा वही ना अवशोषण। तो ये टोटल 37 प्रश्न। अब 38वें प्रश्न की ओर चलते हैं। लौह चूर्ण पर तनु यानी पतला हाइड्रोक्लोरिक डालने से क्या बनता है? तो आयरन क्लोराइड यानी फेरस क्लोराइड तथा हाइड्रोजन। Fe में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, लौह चूर्ण हो गया, लोहा का लौह चूर्ण FeHCl डालने पर FeCl2 प्लस हाइड्रोजन का निर्माण होगा। इसको संतुलित कर लेंगे तो Cl2 है, यहाँ Cl है तो 2 लगा दिया गया, और H पर 2 हो गया तो H2 इधर भी हो गया, और Fe है, संतुलित हो गया। चलिए 39 नंबर Fe2O3 2Al तो Al2O3 प्लस 2Fe, मतलब फेरिक ऑक्साइड एल्यूमिनियम से अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस लोहा किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो ये एकल विस्थापन है, एक विस्थापित होगा। चलिए 40 नंबर श्वसन किस प्रकार का दहन है? तो मंद दहन। श्वसन जो है मंद दहन है। इकतालीस नंबर AB प्लस CD AD प्लस CB कैसी अभिक्रिया है? तो वही विस्थापन या द्विव विस्थापन। 42 लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर, लेड नाइट्रेट यानी PbNO3 गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? तो PbNO3 को गर्म करने पर Pb लेड ऑक्साइड प्लस
लेड ऑक्साइड प्लस NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन का निर्माण होता है। 43 नंबर FeO3 प्लस 2Al एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस लोहा कैसी अभिक्रिया है? तो ये एकल विस्थापन है। 44 चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जब लोग चीनी खाते हैं दूध में डालकर, दही में डालकर, तो उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? C12H22O11। और वही पूछेगा ग्लूकोज का क्या होता है? तो ठीक इसके C6H22O6 नहीं C6H11O6। इसके आधा का लगभग होता है चीनी के ग्लूकोज का सूत्र। चलिए अब 45 नंबर देखेंगे हम। किस प्रकार के पदार्थ जलने पर ज्वाला उत्पन्न करता है? किस प्रकार जो पदार्थ है जलने पर ज्वाला उत्पन्न करेगा? तो वाष्पशील पदार्थ, जो वाष्पशील पदार्थ होते हैं वह जलने पर ज्वाला उत्पन्न करते हैं। तेल के एक ताज़ा नमूने के अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए किस गैस का उपयोग करेंगे? तेल के एक ताज़ा नमूने के अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए किस गैस का उपयोग करेंगे? नाइट्रोजन। तो कोई चीज़ तेल में बना हुआ है उसको अधिक दिनों तक सुरक्षित रखना है और उससे हम किस गैस का उपयोग करेंगे तो अधिक दिन तक सुरक्षित रहेगा? तो नाइट्रोजन गैस अभिक्रिया नहीं, बहुत कम क्रियाशील है, तो इसलिए नाइट्रोजन गैस के साथ हम रखेंगे। लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण। लोहे पर जब जंग लगता है उसे संक्षारण कहते हैं। लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने से कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड। नहीं Fe3 ना है तो फेरस ऑक्साइड। 3 रहेगा तो फेरस और 2 रहेगा तो फेरिक। लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने से कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो फेरस ऑक्साइड। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये टोटल अब 52 प्रश्न है, अब लास्ट हो गया है। 49 नंबर नीला थोथा जिसे तुतिया के नाम से जानते हैं, तो नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक सूत्र CuSO4 5 मतलब 5 जल, कॉपर सल्फेट में 5 जल मिलाइएगा तो नीला थोथा। 50 नंबर देखिए हरा थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? हरा थोथा तो FeSO4 फेरस सल्फेट प्लस 7H2O। 51 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रकाश संश्लेषण कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश की उपस्थिति में ही यह अभिक्रिया संभव हो पाता है, इसलिए प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वह प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। 52वां प्रश्न बहुत अच्छा है। अंडा के कवच में कौन सा यौगिक पाया जाता है? जो अंडा के कवच होता है, जैसे हम लोग अंडा उबालल अंडा खाते हैं तो उसमें जो छिलता है, चाहे फिर कुछ अंडा का बनाते हैं तो उसको फोड़ते हैं तो कवच 2 को निकलता है ना दादा, तो उस पर कौन सा यौगिक पाया जाता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का यौगिक पाया जाता है। ये हमारा हो गया टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ख़त्म। तो ये टोटल मतलब क्या ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो गया, सब्जेक्टिव ख़त्म, ये एक पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा पार्ट का फिर वीडियो अपलोड कर देंगे।
तो आज के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें। देखिए 2 इंद हो गया। रसायन विज्ञान इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। लेसन 2 जो है अम्ल क्षार और लवण है। अम्ल भस्म लवण या अम्ल क्षार लवण, जो कहे भस्म या भस्म को ही क्षार कहते हैं। तो अगला वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।